वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। मेरे अभी आई थिंक 2 एग्ज़ाम बाकी है, 2 क्या, वही जो आपका पोस्टपोन हुआ था वो बाकी है, एंड जो पोस्टपोन हुआ था एग्ज़ाम वो 28 को, आई थिंक यू ऑल नो। प्रेस नोट रिलीज़ हो चुका था तो वो 28 को है, 28 एंड देन आई थिंक कल है आप लोगों का एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड रिज्यूम राइटिंग सब्जेक्ट है आपका को कैरिकुलर। तो ये सब्जेक्ट कम्प्लीटली जो हमारा लास्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट था बिजनेस कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली हूबहू वैसा ही है। बस हाँ 3 टॉपिक्स डिफरेंट हैं, मतलब एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। यूनिट 2 में पहला टॉपिक है क्राइसिस कम्युनिकेशन, तो ये एक नया टॉपिक है। और यूनिट 4 में आपके पास 2 टॉपिक्स हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड नेगोशिएशन स्किल्स, तो ये 2 नए टॉपिक हैं। तो पिछले साल की बिजनेस कम्युनिकेशन की पूरी प्लेलिस्ट अपडेटेड है, एक एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं। एंड ये जो 3 नए टॉपिक हैं ये भी मैंने एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं, नेगोशिएशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड क्राइसिस कम्युनिकेशन, तो उसको भी आप देखिएगा। नोट्स के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, कुछ नोट्स टॉपिक वाइज होंगे एंड बाकी यूनिट 4 जो है उसका नोट पूरा एक साथ ही है, तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ डू वॉच देम, थ्योरी पे अच्छी से पकड़ रखो। बाकी मेरे पास अप्रॉक्स 17 सेट्स हैं MCQs के, तो अभी वो हम लोग करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू सेट नंबर 1, पहले एक्सचेंज ऑफ। सिर्फ रिसीव करना या फिर सिर्फ कन्वे करना कम्युनिकेशन नहीं होता, जब दोनों ही होगा तो ही कम्युनिकेशन होगा, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द मोस्ट सूटेबल आंसर, विच इज़ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फीलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। The next, grapevine communication is associated with dash communication. It is informal communication. क्यों? क्योंकि इसका कोई रूट, कोई प्रॉपर रूट, कोई प्रॉपर पाथ नहीं होता, इसलिए हम इसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, लेटरल कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है? लेटरल कम्युनिकेशन सेम कार्डे ऑफ पर्सनल, पर्सनल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है। पर्सनल का मतलब यहाँ पे ये है कि सेम लेवल पे जो ऑफिसर्स या मैनेजर्स हैं उनके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो लेटरल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कंबाइंस। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या कंबाइन करता है? बट ऑब्वियसली ऑडियो विजुअल की बात की गई है, तो बट ऑब्वियसली ऑडियो एज वेल एज वीडियो, which means both auditory and visuals. Option C, communication problems otherwise known as, communication problem को क्या बोलते हैं? communication barriers. communication नहीं लिखा है, सिर्फ barrier लिखा है, तो भी option B is the right answer. then posters fall under dash communication, but obviously poster visual communication है, जो poster में लिखा हुआ दिखेगा हम वही समझेंगे, ठीक है, वही मैसेज कन्वे होगा। Then informal communication is otherwise known as dash communication, but again the same question in repeated format but in different kind of set of language, which is grapevine. Informal is grapevine communication and grapevine is informal communication. Next question, horizontal communication flows through, horizontal की बात की गई है like सीधा सीधा, तो it flows through face to face discussion, हाँ it can be telephonic, exactly it can be periodical meeting, yes it can be, which means all of the above, ठीक है। gestural communication, gestures के थ्रू जो communication होता है वो क्या होता है? नॉन वर्बल मैसेज होता है या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम वर्बल चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं। फिजिकल बैरियर्स कम्युनिकेशन के क्या क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस, यस। वर्ड इंटरप्रिटेशन तो नहीं, ये तो सिमेंटिक बैरियर हो गया। डिनोशंस और कनोशंस ये सब भी, हाँ ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्यूनिस विच मीन्स टू, इसमें कॉमन लिखा है बट द आंसर इज़ टू शेयर। कम्यूनिस का मतलब होता है शेयर करना, ठीक है। एंड देन हमारे पास है कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विथ, अब कम्युनिकेशन का चैनल जो प्रोसेस है, चैनल बोलो प्रोसेस बोलो जो भी कुछ बोलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दी सेंडर, सेंडर एक मैसेज को सेंड करता है इनकोड करके, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है? सेंडर। देन द नंबर ऑफ की एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़, देयर आर, देखो कहीं पे 5 होते हैं, कहीं पे 7 होते हैं, कहीं पे 6, कहीं पे 4, तो मैं इसका एग्जैक्ट नहीं बता सकती क्योंकि कुछ लोग नॉइज़ को भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग प्रोसेस को ऐसे डिनोट करते हैं लाइक सेंडर, फिर इनकोडिंग, फिर मैसेज, फिर चैनल पाथ, फिर रिसीवर, फिर डीकोडिंग, फिर नॉइज़, तो ऐसे करके कुछ लोग 7 पार्ट्स मानते हैं और कुछ लोग सिर्फ 5 मानते हैं। तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकती कि क्या होगा, क्योंकि हमें सच में नहीं पता कि क्या होगा एग्जैक्टली। तो अब एग्ज़ाम में जो भी कुछ आएगा, लाइक अगर जैसे मान लो कि सिर्फ 7 आया, फिर 8, 9, 10, 11 आया, तो 7 करेक्ट आंसर होगा।
बट अगर जैसे ये क्वेश्चन दिया है वैसे ही आया तो आई सीरियसली डोंट नो कि वहाँ पे क्या मार्क करना है। तो आप मार्क कर देना, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने कौन से आंसर को कंप्यूटर में सही किया हो, ठीक है, क्योंकि अभी चीज़ एग्जामिनर पे ही डिपेंड करती है, स्पेसिफाइड कहीं भी नहीं है। अभी किसी और साइट पे आप सेम MCQ देखोगे तो वहाँ पे कहीं 7 लिखा होगा, सेम देखो कहीं 6 लिखा होगा, तो आई कैन नॉट स्पेसिफाई, सो डोंट टेक पैनिक अबाउट दैट, कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। द टू ब्रॉड एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन आर, कम्युनिकेशन के 2 ब्रॉड एरियाज क्या हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ओरल और रिटन इसलिए नहीं क्योंकि कभी कदार क्या होता है कि जब क्लासिफिकेशन होता है तो जो हम वर्बल का क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें हम ओरल और रिटन दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हम चाहे रिटन हो चाहे ओरल हो हम वर्बल चीज़ों को यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं, और नॉन वर्बल में हम जेस्चरस कम्युनिकेशन को इंक्लूड करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो जब ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात की जाए या ब्रॉड एरिया की बात की जाए तो हम वर्बल और नॉन वर्बल को ही करेक्ट आंसर मानेंगे, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, इसमें से ओरल कम्युनिकेशन एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस रिव्यू, हाँ सारे ओरल हैं। मेमो दोनों में दिया है ऑप्शन ए और बी में, इसलिए वो ओरल नहीं है क्योंकि मेमो एक रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, रिटन में वॉइस मेल है तो ए ऑप्शन कट गया, ठीक है, एंड सर्कुलर वॉइस मेल ऑप्शन सी भी कट गया, बचता क्या है ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्ट्स एंड ईमेल, ठीक है। ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, ऑर्डर्स और डायरेक्टिव किसके एग्जाम्पल्स हैं, ऑर्डर कोई आएगा बट ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट से या अपर हायरार्की से नीचे आएगा, ठीक है। डायरेक्शंस कोई आएंगी या कोई न्यू रूल्स रेगुलेशंस के डायरेक्टिव्स आएंगे तो वो भी टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक आएंगे, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। You just have to use such simple common sense and conceptual things. Concepts clear हैं, इट्स वेरी वेल एंड गुड। आप चाहो तो नोट्स पढ़ो, चाहो तो डायरेक्टली सिर्फ वीडियो देखकर भी जाओगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि सेम 1 के तो वीडियोस बहुत सारे हैं, ठीक है। प्रॉपर एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो है, छोटे हैं बट हाँ ये है कि सारी चीज़ें कवर की गई हैं और अच्छे से कवर की गई हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन HR मैनेजर एंड सेल्स मैन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, HR मैनेजर और सेल्स मैन किसका एग्जाम्पल है ये, इसमें इन्होंने लिखा भले है कि हॉरिजॉन्टल, बट इट इज़ नॉट एन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू मी, इट इज़ डायगोनल, क्योंकि सेल्समैन और HR मैनेजर की पोस्ट में भी बहुत डिफरेंस है और डिपार्टमेंट में भी बहुत डिफरेंस है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट पोस्ट के लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर मी इट इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इट इज़ डायगोनल, बट यू ऑल कैन गूगल आउट दिस क्वेश्चन कि एक्चुअली गूगल में क्या दिखा रहा है, ठीक है। देन डायगोनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज क्रॉसवर्ड कम्युनिकेशन। सी, डायगोनल को क्रॉसवर्ड कहते हैं, लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट पोस्ट के लोग आपस में जब बात करें, तो HR मैनेजर और सेल्समैन आर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एज वेल एंड फ्रॉम डिफरेंट पोस्ट एज वेल, तो मेरे हिसाब से उसका आंसर डायगोनल ही था, बाकी आप गूगल आउट कर लेना, ठीक है। द नेक्स्ट, कम्युनिकेशन बिटवीन HR एंड फाइनेंस मैनेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये है हॉरिजॉन्टल का एग्जाम्पल सी, तो वो क्वेश्चन आप गूगल मत करना, आई एम नॉट श्योर कि वो डायगोनल ही है, क्योंकि कई बार होता है कि भाई ऑप्शन में क्या है कैसे, उसका कोई और क्राइटेरिया होता है, बट वो डायगोनल कम्युनिकेशन ही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट पोस्ट के 2 लोग जब आपस में बात करें तो वो डायगोनल होगा, ठीक है। जब डिफरेंट डिपार्टमेंट के सेम पोस्ट के लोग आपस में बात करें तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, क्यों, क्योंकि HR मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर डिपार्टमेंट अलग है बट दोनों ही मैनेजर्स हैं, इस वजह से वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हुआ। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन आर, डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, बट ऑब्वियसली वर्टिकल, चाहे ऊपर से नीचे आओ चाहे नीचे से ऊपर जाओ, लाइन तो स्ट्रेट ही बनेगी कम्युनिकेशन की, इसीलिए दोनों ही वर्टिकल कम्युनिकेशन है, ठीक है। देन प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर टू सप्लायर ऑफ मटेरियल इज डैश कम्युनिकेशन। अब परचेज ऑर्डर, हम सप्लायर से परचेज ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन है, दैट इज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, क्यों, क्योंकि सप्लायर इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर टू द बिजनेस, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं है क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तब होता है जब हम एक ही कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट मैनेजर या फिर सेम मैनेजर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ना ही डिपार्टमेंट्स दिया गया है, ना ही मैनेजर्स, ना ही कोई पोस्ट, इसलिए इसको हम इंटरनल या फिर एक्सटर्नल में काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिसीविंग अ सेल्स ऑर्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सेल्स ऑर्डर रिसीव करना क्या है, सेम चीज़ है, परचेज ऑर्डर प्लेस करना अगर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है तो सेल्स ऑर्डर मिलना भी
एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि कस्टमर्स भी बिजनेस के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेशन कैन बी इनवर्ड और आउटवर्ड। ये कौन सा कम्युनिकेशन है जो इनवर्ड आउटवर्ड दोनों हो सकता है? अगेन दोनों क्वेश्चन ऊपर पढ़े, परचेज ऑर्डर प्लेस करना आउटवर्ड कम्युनिकेशन, सेल्स ऑर्डर रिसीव करना इनवर्ड कम्युनिकेशन। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेट पे मूव करेंगे, सेट नंबर 2 पे। नाउ मूविंग ऑन टू सेट नंबर 2, द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज फंक्शनल कोऑर्डिनेशन इज वन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर कम्युनिकेटिंग विद। फंक्शनल कोऑर्डिनेशन कौन सा इज काइंड ऑफ वन इम्पॉर्टेंट रीजन? ओके, सुपीरियर्स, पीयर्स, सबॉर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज़ यूनियन। देखो, फंक्शनल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है लाइक वट एवर फंक्शन और जॉब रोल यू आर परफॉर्मिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपके पीयर्स भी होंगे, आपके कलीग्स भी होंगे, आपके सुपीरियर्स भी होंगे, सबॉर्डिनेट्स भी होंगे। तो उनसे उस जॉब रोल या फिर उस टास्क रोल को लेके कितना कोऑर्डिनेशन है, वो किस कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर किस से कम्युनिकेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बट ऑब्वियसली वो आपके पीयर्स से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कम्युनिकेशन विद सुपीरियर्स इन्वॉल्व। सुपीरियर से कौन से टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं, मतलब क्या होता है उस कम्युनिकेशन में, उसका कंटेंट क्या होता है? उसका कंटेंट देखो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कंप्लेंट होगा। क्यों? क्योंकि आप सुपीरियर को ना ही ऑर्डर दे सकते हो, ना ही इंस्ट्रक्शन, ना ही डायरेक्शन। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कंप्लेंट्स होगा। अगर कंप्लेंट्स की जगह सजेशंस लिखा होता तो सजेशंस भी आंसर होता। इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देंगे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, लिसनिंग हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। देखो, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल लिसनिंग है, ये स्टीफन कॉवी ने बोला है। आई थिंक इनकी एक बुक भी है, इस समथिंग लाइक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, हाँ, समथिंग लाइक दैट। तो स्टीफन कॉवी की ये लाइन है, ठीक है, ये सेइंग्स है। द नेक्स्ट, द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग इज नोन एज, इट इज़ डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। बेसिक क्यों? क्योंकि लाइक जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको अपने वीडियोस में भी समझाया है कि आप एक रूम में हो, वहाँ पे आप टीवी देख रहे हो, वहाँ पे फ़ैन भी चल रहा है, ठीक है। एंड फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि फ़ैन भी चल रहा है, एसी भी ऑन है, एंड आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स ही बैठे हैं, तो वहाँ पे वो लोग भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं। बट आप क्या सुन रहे हो? जो टीवी में जो भी ड्रामा या जो भी मूवी आ रही है, आप उसके डायलॉग्स पे फोकस कर रहे हो। तो आपके आसपास बट ऑब्वियसली फ़ैन की भी वॉइस आ रही है, फ़ैन चलने की, एसी चलने की भी वॉइस आ रही है। अगर फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो किसी से कुछ बात करें तो आपके पास वो भी वॉइस आ रही है। बट आप सबको डिस्क्रिमिनेट करके किसको चूज़ कर रहे हो सुनने के लिए? आपकी जो भी ड्रामा या जो भी मूवी चल रही है उसके डायलॉग्स को। तो दिस इज़ द बेसिक, मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ लिसनिंग या काइंड ऑफ लिसनिंग विच इज़ डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, कि हम बहुत सारे साउंड्स, बहुत सारे नॉइज़ के बीच में चूज़ करते हैं कि व्हाट डू वी वांट टू लिसन, एंड हम उसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डायलॉगिक लिसनिंग इज ऑल्सो नोन एज। डायलॉगिक लिसनिंग को हम क्या कहते हैं? एक्टिव लिसनिंग। क्यों? क्योंकि उसमें डायलॉग्स में अगर कोई सामने वाला बोल रहा है तो हम भी उसे रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ एन एक्टिव काइंड ऑफ लिसनिंग। द नेक्स्ट, रीडेबिलिटी इज डिटरमाइंड मेनली बाय, रीडेबिलिटी लेंथ ऑफ वर्ड्स से डिफाइन की जाती है, क्योंकि जितना लंबा वर्ड होगा उतना टिपिकल होगा उसको रीड करना। आप लोग खुद सोचो, लंबे वर्ड्स होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? तो कोशिश करते हैं कि वर्ड्स को 2 हाफ 3 हाफ में तोड़ के फिर रीड करें, है ना, ये तो करते हैं। बट जितने छोटे होते हैं उतना ईजी होता है उनको रीड करना। तो बट ऑब्वियसली रीडेबिलिटी लेंथ ऑफ वर्ड्स से डिटरमाइन की जाती है, कितनी ईजी है, कितनी टिपिकल है। फिर उसके बाद है, दिस इज़ नॉट इन योर कोर्स, दिस इज़ नॉट इन योर कोर्स, ओके। Communication is always a two-way process. You have to send a message and then receive the reply, or you have to receive the message and then send a reply, ठीक है। It's always a two-way process. It involves two people, sender and receiver. Then communication का main objective क्या है? communication का main objective है information and persuasion according to the options. control या management नहीं है, skill या personality development need ये सब नहीं है। ऑप्शंस के हिसाब से मोस्ट सूटेबल क्या है? इन्फॉर्मेशन एंड परसुएशन, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम, बट ऑब्वियसली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट, गॉसिप एंड र्यूमर आर अ पार्ट ऑफ विच कम्युनिकेशन? बट ऑब्वियसली दीज आर अ पार्ट ऑफ ग्रेप वाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इसमें?
ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टेलीफोनिक कम्युनिकेशन विच इज़ टेलीफोन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विच वन इज़ एन इफेक्टिव ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन? ऑल ऑफ दी अबव। ड्रामा, टेलीविज़न, सिनेमा, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह तो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं ना, जो भी स्टोरी देखो वो रट जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या होते हैं? मनी सेव करता है, टाइम सेव करता है, नहीं लिखने में टाइम लगता है, पेपर खरीदने में पैसा लगता है। लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, परमानेंट रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड लिखा है बट इट इज़ परमानेंट रिकॉर्ड, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन डजंट इंक्लूड, रिटन कम्युनिकेशन इनमें से क्या इंक्लूड नहीं करती है? नन ऑफ दीज। ऐसा क्यों? रिपोर्ट, फॉर्म, नोटिस, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, सब कुछ इंक्लूड करती है, ठीक है। प्लीज़ इग्नोर दैट ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, इट इज़ ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नोटिस हो गया, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ये सब रिटन कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सेव्स टाइम इन schedule. I didn't get this question, so I'll not explain you. Communication saves time in a schedule. I am literally, ये क्वेश्चन तो जंप मारा है, ठीक है। अब ऑप्शंस अगर मैं आपको अगर एलिमिनेशन से समझाऊँ तो इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू और ओरल कम्युनिकेशन। इंटरव्यू में कम्युनिकेशन टाइम सेव करता है, ये तो होता नहीं है भाई, और टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू तो लंबा होता ही है बट ऑब्वियसली। तो अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट करने पे ऑप्शन डी बचता है, ठीक है। देखो, जब भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए एलिमिनेशन करो, जो बचेगा वही सही आंसर होगा। बाकी तो जय माता दी रॉक्स तो चलता ही है ना। और माता जी रॉक्स। डैश रिफर्स टू मेंटल डिस्टर्बेंस। मेंटल डिस्टर्बेंस किसे कहते हैं? डिस्ट्रैक्शन। साइकोलॉजिकल नॉइज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, हम दिमाग में जो भी कुछ सोच रहे हैं, हो सकता है हम सोच कुछ रहे हैं बट हम जो करना है या कहना है या जो भी काम हो रहा है वो हो रहा होता है, बट एक्चुअली में हमें जो चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है, जो हमारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो हमें मेंटली डिस्टर्ब करते हैं कुछ भी करते हो जब हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डिस्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। मेंटल टर्बुलेंस refers to confusion in the mind of receiver, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन। अगर रिसीवर ने जो मैसेज रिसीव किया उसमें वो कंफ्यूज है उसको डिकोड करने में, तो ये एक कम्युनिकेशन बैरियर है, ठीक है। द क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन कुड बी अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स? ओके, वी हैव सम टेक्निक्स। चूज words that are short, familiar and conversational. Okay, this is the technique. Construct effective sentence and paragraph. Yes, it is also a good technique. Achieve appropriate readability. Exactly. तो all of the above, ये तीनों ही टेक्निक्स हम अच्छे कम्युनिकेशन और क्लैरिटी वाइज कम्युनिकेशन को करने में यूज़फुल होती हैं, ठीक है। देन इन एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन वी कैन। एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन, देखो, जब हम एम्पैथी शो कर रहे होते हैं, ठीक है, बेसिकली जब हम किसी चीज़ को हील कर रहे होते हैं, किसी की सुन रहे होते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो बट ऑब्वियसली हम फीलिंग्स के बारे में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो जब हम एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन करते हैं तो हम फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। सही गलत या प्रैक्टिकलिटी सोच के रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, व्हाट द पर्सन इज़ फीलिंग ऑन दैट टाइम, हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसीलिए एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन में वी रिस्पॉन्ड टू दी फीलिंग्स, ठीक है। कंसाइजनेस ऑफ मैसेज रिफर्स टू। कंसाइज का मतलब होता है कि कितना सिंपल, कितना शॉर्ट है मैसेज, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ब्रीविटी, ठीक है। उसके बाद एरर्स इन लैंग्वेज, ग्रामर और विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स टेक अवे बट ऑब्वियसली मैसेज की करेक्टनेस। क्लैरिटी नहीं, क्लैरिटी जो तब होती है जब आपका कॉन्वर्जेसन जो है उसमें कई सारे डिफरेंट थॉट्स हों, लेकिन जब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों या प्रेजेंटेशन मिस्टेक्स हों या फिर फैक्ट्स गलत लिखे हों तो वो आपका करेक्टनेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। क्लैरिटी तो तब अफेक्ट होगी किसी भी मैसेज की जब आपका जो आपको कन्वे करना है वो एग्जैक्टली आपको पता ही ना हो, ठीक है। और करेक्टनेस तब ख़राब होती है किसी भी मैसेज या कम्युनिकेशन की जब आपको पता ना हो कि जो आपको बोलना है वो किस तरीके से बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन अ सेलर एंड अ कस्टमर। सेलर और कस्टमर अगर आपस में बात कर रहे हैं तो वो कौन सा प्रोसेस है मैसेज करने का? तो बिजनेस कम्युनिकेशन यहाँ पे दिया है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऑप्शंस रट के जाने वाली चीज़ नहीं होती है कि जो आंसर है वो रट के जाओ, कॉमन सेंसिकल चीज़ थी है, ना ही ऑर्गेनाइजेशनल होगा, ना ही मैनेजरियल, ना ही प्रोफेशनल। होता क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग और बाइंग की एक्टिविटी
प्लेस ले रही है, ठीक है। द नेक्स्ट हमारे पास है लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर ऑल टाइप्स ऑफ, ये सारे किस टाइप के कम्युनिकेशन है, ये आर ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बैरियर्स तो है नहीं, ना ही इवोल्यूशन की टेक्निक है, ना ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो लिसनिंग इज़ अ हैबिट ऑफ डेवलपिंग गुड कम्युनिकेशन स्किल, reading is also the same habit, speaking and writing all are the habit of developing good communication skills, ठीक है। अब हम मूव ऑन करेंगे सेट नंबर 3 पे। सेट नंबर 3 है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, सेट नंबर 3, हाँ हाँ, सेट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन बैरियर्स आर। कम्युनिकेशन बैरियर क्या होते हैं, ऑब्स्टेकल्स या फिर हर्डल्स, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी में लिखा है ऑब्स्टेकल्स दैट इंटरफेयर विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, तो इसमें आपको दिया है सिम्बल्स। तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई कि जब कम्युनिकेशन के दो ब्रॉड एरियाज़ की बात करेंगे तो वो होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल, ओरल या रिटर्न नहीं। क्यों? क्योंकि जब दो ब्रॉड एरियाज़ की जब हम बात करते हैं तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो ओरल मेथड से हो चाहे वो रिटन मेथड से हो, उसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, वर्ड्स का, फ्रेजेस का, ग्रामर का यूज़ करते हैं। और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं वो जेस्चरल होते हैं, चाहे सिम्बल्स के थ्रू, चाहे साइंस के थ्रू, चाहे टच लैंग्वेज हो, टाइम लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो सब नॉन वर्बल में आती है। तो इसीलिए इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ईमेल भी वर्बल कम्युनिकेशन है, टेलीफोन कॉल भी वर्बल कम्युनिकेशन है और टेक्स्ट मैसेजिंग भी वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ओरल और रिटन दोनों तरह की कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। कीप दिस इन माइंड एज वेल, हमेशा हमेशा के लिए रखो, क्योंकि जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो ऐसे ही किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है डैश इज़ द वर्डलेस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच टेक्स द फॉर्म ऑफ पॉस्चर, बॉडी लैंग्वेज। देखो वर्डलेस की बात की गई है, एंड वर्डलेस कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड फिच, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस 90% बिलोंग्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली, अब देखो लोग क्या कहते हैं कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, या जैसे कि मान लो कि एक नॉर्मल डायलॉग है, मैं बताती हूँ। जैसे मान लो कि किसी ने आपसे कुछ कहा, तो मान लो दो पर्सन्स के बीच में बात हो रही है एंड किसी ट्रस्ट वर्दी चीज़ पे बात हो रही है, तो हो सकता है कि सामने वाला ऐसे रिप्लाई कर दे कि जो तुम बोल रहे हो वो सच तो मुझे लग नहीं रहा तुम्हारी आंखों में, है ना, ऐसा कुछ रिप्लाई कर दे। तो व्हाट मीन्स, अब उसका वहाँ पे मतलब क्या है, उस चीज़ का मतलब क्या है वहाँ पे, उसका मतलब ये है कि जो भी वो इंसान बोल रहा है, जो भी वर्बली कम्युनिकेट कर रहा है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर, उसके आई कॉन्टैक्ट से मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारा जो 5 सेंसेस है उसमें सबसे लास्ट में जो हमारा जो सेंस काम करता है, सारे पांचों के बाद जो सिक्स सेंस होता है, वो सबसे लास्ट में काम करता है। लेकिन सबसे पहले क्या काम करता है, हमारी आइज़, सबसे पहले हमारा साइड सेंस काम करता है। अगर हमारी आंखें कुछ और देख रही हैं, कान कुछ और सुन रहे हैं, और जो सिक्स्थ सेंस है उसने कुछ और इंटरप्रेट किया है, तो बट ऑब्वियसली वहाँ पे मैसेज गलत हो जाता है। तो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो 90% हमेशा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिनोट करता है। आप जो बोल रहे हैं, जिस जगह पे बोल रहे हैं, जो चीज़ें पहन के बोल रहे हैं, या जिस वे में बोल रहे हैं, जिस बॉडी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, वो उस बात का मतलब पूरी तरीके से बदल देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डैश मीन्स द पोजीशन इन विच यू होल्ड योर बॉडी व्हेन स्टैंडिंग और सिटिंग। दिस मीन्स पॉस्चर, ठीक है। जेस्चर तो वो होता है जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। पॉस्चर होता है जो बॉडी लैंग्वेज आप होल्ड करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोक्सिमिक्स विच इज स्पेस लैंग्वेज, जोन्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरीज, इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। 4 टाइप के जोन्स होते हैं। द नेक्स्ट, द कीज टू राइट अ सक्सेसफुल रेज्यूमे आर यू एटीट्यूड, फोकस ऑन योर ऑडियंस एंड थिंक अबाउट प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स नीड। देखो एक जो बहुत बेसिक सी और बहुत प्रो टिप है, दोनों कह लो, रेज्यूमे लिखने की या फिर सीवी लिखने की, वो यही होती है कि आपका जो एम्प्लॉयर है या जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप अपने रेज्यूमो को एडिट करके एग्जैक्टली वैसा ही लिखें जैसी उस जॉब की या फिर उस एम्प्लॉयर की नीड है, ठीक है। मतलब ऐसा लगे कि जो वो एम्प्लॉयर ढूंढ रहा है वो सब कुछ आप ही में है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। द नेक्स्ट, वाइल गिविंग एन इंटरव्यू, जस्ट अ सेकेंड, बी डैश इन योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, बी रियलिस्टिक या फिर मॉडेस्ट। अब देखो रियलिस्टिक में क्या है, एक्चुअल में तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत होती है ना, बट ऑब्वियसली अगर आप रियलिस्टिक हो जाएंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन ना हो।
बट आपको मॉडेस्ट होना है, मॉडेस्ट इन द सेंस कि आपको मतलब सोच समझ के बोलना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, कितनी है, आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस लेवल के अकॉर्डिंग, आप जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मॉडेस्ट रहना है आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस, सैलरी के एक्सपेक्टेशंस को लेकर अपने इंटरव्यू या फिर रिज्यूमे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इनफॉर्मल रिपोर्ट इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डैश कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल रिपोर्ट हमेशा पर्सन टू पर्सन होती है, ठीक है। उसने कुछ कहा, तुमसे कह दिया, उसने कुछ सुना, तुम्हें बता दिया, तुमने कुछ उससे बताया, उसने किसी और को सुना दिया, ठीक है। तो ये जो रिपोर्टिंग होती है इनफॉर्मल रिपोर्टिंग, ये पर्सन टू पर्सन ही होती है बेसिकली, ठीक है। लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड इन अ मीटिंग इज कॉल्ड एज एजेंडा, ठीक है। एजेंडा वो लिस्ट है जिसमें मीटिंग में जो भी टॉपिक्स पर डिस्कशन करना है उनका एक शॉर्ट नोट या फिर उनका एक टाइटल लिखा होता है, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 ऐसे करके, ठीक है। द नेक्स्ट, एन एजेंडा प्रिपेयर्ड इन कनेक्शन विथ डैश। एजेंडा हमेशा मीटिंग के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि इस आज की मीटिंग में हमें ये टॉपिक्स को डिस्कस करना है, ठीक है। डैश इज़ अ कम्युनिकेशन विच कंटेन्स द डिसीजन ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का डिसीजन कौन सी कम्युनिकेशन में होता है? मिनट्स में। क्यों? क्योंकि मिनट्स जो होते हैं, देखो मिनट्स नाम से पता चल रहा है कि शॉर्ट नोट, शॉर्ट समरी होती है। तो जैसे मान लो कि 5 एजेंडा थे, 5 टॉपिक थे जो हमने मीटिंग में डिस्कस किए, तो उन पाँचों का क्या कंक्लूजन निकला, उन पाँचों को शॉर्ट में लिखना मिनट्स हो गया, ठीक है। मीटिंग में जो टॉपिक डिस्कस करने हैं उनकी लिस्ट एजेंडा होती है, और एजेंडा का क्या कंक्लूजन निकला मीटिंग में, उनकी लिस्ट मिनट्स होती है, ठीक है। द नेक्स्ट, अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड इन अ prescribed form and presented according to an established procedure is dash report, but obviously it is a formal report, ठीक है। स्टैट्यूटरी या जनरल इसलिए नहीं क्योंकि स्टैट्यूटरी मतलब कंपलसरी होता है, लेकिन हर रिपोर्ट जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म से प्रिपेयर की गई हो वो कंपलसरी भी नहीं होती और वो जनरल भी नहीं होती, इसीलिए मोस्ट सूटेबल ऑप्शन क्या है? फॉर्मल रिपोर्ट, ठीक है। डैश इज डन बाय ड्राइंग अ लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग। अगेन द सेम थिंग, बस हाँ ये है कि इसमें डिफरेंट इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की गई है, मतलब डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, बट है वो सेम चीज़, लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग विच इज़ एजेंडा। अ मिनट बुक्स आर द डैश बुक ऑफ द कंपनी, दीज आर द स्टैट्यूटरी बुक। क्यों? क्योंकि किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर किसी भी बहुत बड़ी फॉर्मल मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ है उसका एजेंडा और उसका मिनट दोनों ही प्रिपेयर करना कंपलसरी होता है, एंड द थिंग या डॉक्यूमेंट विच इज़ कंपलसरी इज नोन एज स्टैट्यूटरी, ठीक है। नेक्स्ट, dash and testimonials are important because they express the opinion of others, the applicant's suitability for a position. अब references and testimonials क्यों? क्योंकि एप्लीकेंट ने जो बोला इंटरव्यू में या जो रेज्यूमे में लिखा वो मैनिपुलेटिव या फिर जॉब के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, ठीक है, मॉडिफाइड हो सकता है, लेकिन जो रेफरेंसेस वो देगा या फिर जो टेस्टिमोनियल्स वो प्रेजेंट करेगा, वो लोग या फिर वो सबॉर्डिनेट, सुपीरियर, जो भी कुछ पोजीशन पे हैं वो लोग जो उस पर्सन के बारे में बात बताएंगे वो एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना डिसीजन रखते हैं कि भाई मैंने इसके साथ काम किया, या ये मेरा दोस्त है, या ये मेरा सबॉर्डिनेट था, तो ये काम करते वक्त कैसा था, क्या अच्छाइयाँ थी इसमें, क्या बुराइयाँ थी, ठीक है। तो ये जो फीडबैक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इंडिविजुअल्स नेचुरली मेंटेन बिटवीन ईच अदर। अब इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स। क्यों? क्योंकि प्रॉक्सिमिक्स स्पेस लैंग्वेज है, ठीक है। आप किससे कितना क्लोज हैं, किससे कितना फॉर्मल है, किससे कितना इनफॉर्मल है, या आपके बीच में कितने स्पेस हैं, आप कितना स्पेस मेंटेन करके रखते हो, इससे भी डिफाइन किया जा सकता है, और ये कहती है लैंग्वेज स्पेस लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ सर्कुलर इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश। सर्कुलर क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि उसमें जो मैसेज लिखा होता है वो बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए लिखा रहता है। जैसे मान लो ऑफिस में कोई सर्कुलर रेडी हुआ या किसी कॉलेज में कोई सर्कुलर रेडी हुआ, तो किसी एक बच्चे के लिए या फिर किसी एक टीचर के लिए तो वो होता नहीं है ना, हमेशा वो किसी मोर देन 2 पीपल या फिर मोर देन 2 एम्प्लॉयज़ या फिर फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल या फिर फॉर अ ग्रुप ऑफ टीचर्स या स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो इसीलिए सर्कुलर क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन है, ठीक है। द नेक्स्ट, डनिंग लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कलेक्शन लेटर्स। जो कलेक्शन लेटर्स होते हैं कि लाइक भाई तुम्हारा इतना उधार था अब तो दे दो,
वो डनिंग लेटर्स भी बोलते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश स्पीकर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स अनइंटेंशनली कम्युनिकेट्स समथिंग मोर देन व्हाट द एक्चुअल वर्ड्स स्टेट। देखो, जो इसमें मेटा कम्युनिकेशन लिखा है वो इसलिए क्योंकि जब फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप करते हैं तो उसमें जो आप वर्ड्स चूज़ करते हैं इनफॉर्मल में, वो कभी भी वो मोर देन या लेस देन वगैरह नहीं, चाहे वो सही मैसेज कम्युनिकेट करेंगे चाहे वो गलत करेंगे, क्योंकि जब आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो आप किसी क्लोज वन से कर रहे होंगे, तो या तो वो आपको काफ़ी समझता होगा और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो वो बाद में रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन भी नहीं सही बैठता। सेम चीज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन में, अगर अपने बॉस से कम्युनिकेट कर रहे हैं या बॉस अपने सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो अपने दायरे में रह के कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। दे नेवर फॉरगेट देयर लिमिट्स या दे नेवर फॉरगेट दैट व्हाट पोजीशन दे आर होल्डिंग। तो बचता क्या है, मेटा कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में हो सकता है कि आपने जो वर्ड्स चूज़ किए हैं अगर वो बहुत फैंसी हैं, बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी बेस्ड हैं, तो ना चाहते हुए भी वो कुछ ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं कंपैरेटिवली टू दैट जो आप एक्चुअल में कहना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ लिसनिंग इन विच वी लर्न टू डिसर्न द डिफरेंस इन साउंड्स। साउंड्स का डिफरेंस हम जहाँ सीखते हैं वो कौन सी टाइप ऑफ लिसनिंग होती है, वो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में कि जब मान लो फ़ैन भी चल रहा है, जैसे मैं भी माइक में रिकॉर्ड करूँ तो मेरे आसपास भी काफ़ी कुछ चल रहा है, बट आप सब लोग उन सारी वॉइसेस को डिस्क्रिमिनेट करके सिर्फ मेरी वॉइस को सुन के उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है साउंड डिफरेंसेस। बैकग्राउंड साउंड्स जो होते हैं वो चल रहे होते हैं, बट कौन सा साउंड आपके लिए मेन है और कौन सा बैकग्राउंड है ये आप डिस्क्रिमिनेट करके चूज़ करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लिसनिंग एज वेल एज इट इज़ द लिसनिंग विच मेक्स अस टू लर्न टू डिफाइन द डिफरेंसेस बिटवीन साउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश द रिसीवर होल्ड्स preconceived notions which shape the way a receiver decodes the sender's message। अब देखो ये कौन सी लिसनिंग है, ये है बायस्ड लिसनिंग। क्यों? क्योंकि अगर सेंडर के कुछ कहने से पहले ही आप उसके मैसेज को प्री कंसीव नोशन मतलब ऑलरेडी प्री जज कर रहे हैं तो ये बायस्डनेस है। या तो आप उसे बहुत पसंद करते हैं उस इंसान को या जो भी कुछ है, इसलिए वो कुछ भी कहे सही या गलत आप पहले से सोच के बैठे हैं कि वो तो अच्छा ही बोलेगा, या तो आप बहुत ही नफरत करते हैं उस इंसान से तो वो कुछ भी कहे सही या गलत आप पहले से जज करके बैठे हैं कि वो इंसान तो बुरा ही है तो बुरा ही बोलेगा, ठीक है। तो ये बायस्ड लिसनिंग में होता है। देन डैश इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज क्रिटिकल या फिर जजमेंटल लिसनिंग। इवैल्यूएटिव लिसनिंग, क्यों? क्योंकि इवैल्यूएशन हम किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, उसे समझ के उसका एक्चुअल जो मतलब है वो निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इवैल्यूएट करना, जज करना या क्रिटिकली किसी बात पे थिंक करना, ये सब कुछ सेम मतलब रखते हैं, इसलिए जजमेंटल या फिर क्रिटिकल लिसनिंग को हम इवैल्यूएटिव लिसनिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टेक्स प्लेस व्हेन यू लिसन टू ओनली दूज थिंग्स दैट यू वांट टू हियर और टू दूज दैट यू आर इंटरेस्टेड। अगेन द सेम थिंग कि जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें सुनना चाहें जो आप सुनना पसंद करते हैं या फिर जिसको सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो इसे आप क्या बोलेंगे? इसे अप्रिशिएटिव नहीं सिलेक्टिव लिसनिंग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी, आंसर डी लिखा है उसे इग्नोर करिए, ये सिलेक्टिव लिसनिंग है जहाँ पे आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि आपको जो सुनना पसंद है आप वही सुनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन डैश फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अ सबऑर्डिनेट इज परमिटेड टू कम्युनिकेट विद द बॉस ऑफ हिज बॉस। ये कौन सा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ पे सबऑर्डिनेट जो है वो अपने बॉस के भी बॉस से कम्युनिकेट कर सकता है? तो ये जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है ये इन्वर्टेड वी। अब देखो इन्वर्टेड वी बना हुआ है, जब इसको इन्वर्ट कर दोगे तो जो एक सबऑर्डिनेट है वो अपने बॉस और उसके भी बॉस से कम्युनिकेट कर सकता है। इन्वर्टेड वी शेप में ही इस कम्युनिकेशन का पाथ होता है, ठीक है। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट सेट पे। हमारे नेक्स्ट सेट है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट सेट नंबर 4 है आई गेस, आई होप मेरा सही सेट खोला है। देन सेट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इन्वॉल्व्स हाउ वी अरेंज पर्सनल स्पेस एंड व्हाट वी अरेंज इन इट। अगेन इट इज़ द स्पेस लैंग्वेज कि अपना पर्सनल स्पेस कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे रहना पसंद करते हैं, क्या कहाँ रखते हैं और क्या कहाँ रखते हैं, ये सब कुछ स्पेस लैंग्वेज में आता है एंड स्पेस लैंग्वेज को हम प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, डैश इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी के फिजिकल मूवमेंट्स। बॉडी के फिजिकल मूवमेंट्स की स्टडी को हम काइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। बॉडी
बॉडी लैंग्वेज कैसे कैसे कौन सा इंसान किस तरीके से मूव करता है, क्या पॉस्चर क्या जेस्चर को अपनाता है, दैट स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज काइनेसिस. इट इन्वॉल्व्स हाउ वी से समथिंग इन डिफरेंट पिच, टोन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन सच एज स्लो और फास्ट. तो हमारी पिच क्या है, टोन क्या है, वॉइस और उसकी मॉड्यूलेशन क्या है, ये पैरा लैंग्वेज होती है. ठीक है. अदर देन आर ओरल जेस्चर्स या फिर वर्बल वर्डिंग्स, उसके अलावा हम कौन सी पिच कौन सी टोन में बात कर रहे हैं. अच्छा, जैसे मान लो कि कोई सेम चीज़ बोल रहा है बट आप कैसे फील कर लेते हो कि वो टॉन्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द टोन दैट ही यूजेस. तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा लैंग्वेज. ठीक है. आर बॉडी पार्ट्स स्पेशली आर्म्स, लेग्स, हैंड्स एंड हेड कन्वे मीनिंग. अब इसे हम क्या बोलेंगे, जेस्चर. मैंने आपसे क्या कहा कि जब के जो भी आपके एक्सप्रेशंस होंगे वो जेस्चर होंगे और बॉडी लैंग्वेज की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, पॉस्चर होगी. ठीक है. नेक्स्ट, स्मॉल कार्ड्स दैट कंटेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन इज नोन एज हैंड आउट बोलते हैं. मीटिंग के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जैसे हमें डिस्कस करना होता है वो एजेंडा होते हैं और डिस्कस करके जो कंक्लूजन निकला होता है उसे मिनट्स बोलते हैं. और जो प्रेजेंटेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम हैंड आउट्स बोलते हैं. ठीक है. जो मेन थिंग्स प्रेजेंटेशन में हमें प्रेजेंट करनी होती हैं. नेक्स्ट, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन दैट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ऑडियंस आर अटेंशन ग्रैबर्स. ठीक है. क्यू कार्ड्स या हैंड आउट्स ये सब नहीं, क्योंकि क्यू कार्ड्स या हैंड आउट्स प्रेजेंटर के लिए होते हैं. मान लो क्यू कार्ड में लिखा होता है कि उसे नेक्स्ट हेडिंग क्या बोलनी है, तो अगर वो भूल गया तो उसे देख के याद आ जाए. हैंड आउट में शॉर्ट में लिखा होता है कि ये टॉपिक उसे प्रेजेंटेशन में बोलने हैं तो वो अपने पास रखता है. लेकिन जो ऑडियंस के लिए होता है वो क्या होते हैं, वो अटेंशन ग्रैबर्स होते हैं. चाहे वो स्लाइड शो हो प्रेजेंटेशन का, चाहे वो कोई स्किट हो, ड्रामाटाइजिंग हो, वो ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करते हैं. और इन सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे कलेक्टिवली, अटेंशन ग्रैबर्स. ठीक है. Materials distributed to the audience to supplement the contents of the presentation is handouts. ठीक है. हैंडआउट्स प्रेजेंटर भी रख सकता है और ऑडियंस को भी दिया जा सकता है. अगर मान लो स्मॉल नंबर ऑफ ऑडियंस है तो उसको भी, जैसे ये बेसिकली तब होता है जब आप किसी टेक्निकल प्रेजेंटेशन में बैठे हो जहाँ पे आपको हैंडआउट्स की नीड पड़े कि भाई क्या क्या डिस्कस होगा, टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या हैं. लाइक जैसे मान लो कि डॉक्टर्स की प्रेजेंटेशन हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक या डिसीज़ को लेके, तो वहाँ पे हैंडआउट्स की इंपॉर्टेंस है. लाइक मोटिवेशनल है या फिर नॉर्मल कोई प्रेजेंटेशन है या फिर किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, तो वहाँ पे हैंडआउट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. बट टेक्निकल प्रेजेंटेशंस में हैंडआउट ऑडियंस के लिए एज वेल एज प्रेजेंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर 7 C's ऑफ प्रेजेंटेशन. 7 C's में क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कैंडिडनेस, कंक्रीटनेस, एवरीथिंग, सब कुछ. ठीक है. तो इसमें जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों ही 7C के पार्ट है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 7C ऑफ प्रेजेंटेशन. कंसिडरेशन, कलेक्टिवनेस. ठीक है. डी 7C's में नहीं आता है. सारे ही ऑप्शन सी से लिखे गए हैं बट अगर आपको अच्छे से ध्यान होगा तो ही आप डी पे क्लिक कर पाओगे. ठीक है. क्लैरिटी, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, कंसाइजनेस, कर्टसी, ये सब कुछ 7C's में आता है बट कलेक्टिवनेस नहीं आता है. ठीक है. Our purpose in a DAS presentation is to convince your listeners to accept your proposal. देखो, प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए लिसनर्स को कन्विंस करना, ये कौन सी प्रेजेंटेशन होती है. इमेज बिल्डिंग इसमें लिखा है बट इसको हम परसुएसिव बोलते हैं. ठीक है. इग्नोर दैट आंसर सी. आंसर बी, सॉरी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, परसुएसिव प्रेजेंटेशन. सॉरी, जिस प्रेजेंटेशन में हम लिसनर्स को या फिर ऑडियंस को कन्विंस करा रहे होते हैं उसे हम परसुएसिव प्रेजेंटेशन बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर पर्पस इन अ प्रेजेंटेशन इज टू मूव योर ऑडियंस टू टेक योर सजेस्टेड एक्शन. अब सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आप प्रपोजल एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हो या कोई एक्शन लेवाना चाह रहे हो तो वो परसुएसिव प्रेजेंटेशन होगा. ठीक है. इमेज बिल्डिंग तब होती है जब हम कह सकते हैं कि हम नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करना चाह रहे हों या हम कह सकते हैं कि हम गुडविल क्रिएट करना चाह रहे हों. ठीक है. इन्फॉर्मेटिव तब होती है जब हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हो फॉर एग्जांपल, एंड हम उसकी जो भी सेल्स प्राइस है या क्या कंटेंट है या कैसे वर्क करता है क्या कुछ, ये सब इन्फॉर्म कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को. ठीक है. और जो डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन होती है वो बेसिकली लाइक फैक्ट्स फिगर्स प्रेजेंट करती है कि भाई ये सीन चल रहा है ऐसे ऐसे, अब इसके हिसाब से क्या डिसीजन लेना है. ठीक है. तो ये चारों क्या एक्सप्लेनेशन हो गई, तो चारों के अकॉर्डिंग आप खुद ही देख लो कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत. ठीक है. देन नेक्स्ट, डैश इन कम्युनिकेशन इंक्रीजेस क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर ऑफ द मैसेज.
बट ऑब्वियसली अगर मैसेज कंक्रीट मतलब ठोस होगा, फर्म होगा, इधर उधर भाग नहीं रहा होगा मैसेज का जो मोटिव है, या फिर एकदम एग्जैक्ट मैसेज होगा कि भाई यही इतनी सी बात है, एकदम क्लैरिटी के साथ है, तो इससे सेंडर की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है। डैश प्रेजेंटेशंस इंक्लूड टॉक्स, सेमिनार्स, प्रपोजल्स, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस and meetings. The presenter or presenters share their expertise. Information is exchanged. सब कुछ इग्नोर करो, लास्ट में लिखा है इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड। इसका मतलब ये क्या हुआ, इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, रिलेट किया और रिलेट करके आंसर आ गया। द नेक्स्ट, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन इंक्लूड। ग्रुप डिस्कशन में देखो लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी सब कुछ इंक्लूड किया जाता है जब आप इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि भाई कौन सा कैंडिडेट सही था या कौन सा मैनेजर सही था, किसका कैसा परफॉर्मेंस था ग्रुप डिस्कशन में, तो आप तीनों चीज़ों को नोटिस करते हैं। देन डैश इज अ सिस्टमैटिक ओरल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन व्यूज़। ओरल एक्सचेंज की बात की गई है अमंग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप मेंबर्स के बीच में ओरल एक्सचेंज है तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। द नेक्स्ट, अ डैश फोकसेस ऑन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस रादर देन ऑन योर क्रोनोलॉजिकल वर्क हिस्ट्री। जो फंक्शनल रिज्यूमे होता है उसमें हमारे पास कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी एक्सपर्टीज़ हैं, कितना एक्सपीरियंस है, हम बेसिकली इसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है। और जो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे होता है या फिर जो क्लासिकल रिज्यूमे होता है, जो ट्रेडिशनल रिज्यूमे होता है, उसमें हम बस लाइन वाइज, ईयर वाइज कि हमने सबसे पहले कौन सा काम किया, फिर कौन सा किया, फिर कौन सा किया, अब कौन सा काम कर रहे हैं, ये लिखा होता है। ठीक है। तो जो फंक्शनल रिज्यूमे होता है वो आपकी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है, उन्हें ज़्यादा हाईलाइट करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अ डैश स्टार्ट्स बाय लिस्टिंग योर वर्क हिस्ट्री विद द मोस्ट रीसेंट पोजीशन लिस्टेड फर्स्ट। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। ठीक है, मतलब आप जो कर रहे हैं काम वो, फिर उसके पहले का, फिर उसके पहले का, फिर तो मतलब एक क्रोनोलॉजी, एक काम करने के ऑर्डर के हिसाब से आपने अपने रिज्यूमे में सब कुछ मेंशन किया है, तो वो ट्रेडिशनल या फिर क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे होता है, जिससे हम क्लासिकल रिज्यूमे भी कहीं कहीं बोलते हैं। ठीक है। कैरिकुलम वाइटे इज नोन एज क्वालिफिकेशन शीट, येस एब्सोल्युटली। पर्सनल डेटा शीट, येस एब्सोल्युटली। पर्सनल प्रोफाइल, येस एब्सोल्युटली। तीनों चीज़ें, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। डैश आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ मीन्स ऑफ हैविंग रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ established practices such as instructions on how to undertake specific tasks and work policies। अच्छा, इसका इसका हमारे पास आंसर है मैनुअल्स। ठीक है। अब मैनुअल्स जो होते हैं वो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, लाइक हम इसमें एक सेकेंड, अंडरटेक स्पेसिफिक टास्क एंड वर्क पॉलिसीज़, instructions on how to undertake specific tasks and work policies. I think it is memos, it is not manuals. हाँ, for me I am not getting it because मैंने semester 1 में पढ़ाया था, but still for me it's memo. So you can please google out this question because for me it is not manuals, it is memos. ठीक है, so please do me a favor, just google out this question and please pin me in the comment. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डैश आर यूजुअली द लीस्ट फॉर्मल मेथड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के लीस्ट फॉर्मल मेथड्स, मैनुअल्स। ओके, नाउ आई एम श्योर कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसका आंसर मेमोज होगा, मैनुअल्स नहीं। सो प्लीज़ इग्नोर आंसर ए, ऑप्शन में जो लिखा है इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, मेमोज। ठीक है, बिकॉज मैनुअल्स आर लीस्ट फॉर्मल विच मीन्स स्लाइटली इनफॉर्मल। ठीक है। डैश इज ऑल्सो नोन एज नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू। नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जिसमें से पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता कि क्या क्या पूछना है, कौन से पैरामीटर्स पे कैसे जज करना है। ठीक है। फॉर्मल इंटरव्यू इज़ ऑल्सो नोन एज, बट ऑब्वियसली इट इज़ अ प्लान्ड इंटरव्यू। अगर प्लान्ड की जगह स्ट्रक्चर्ड भी लिखा होता तो भी वो राइट आंसर होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश लेटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड लाइक सेल्स लेटर। कौन सा लेटर है जो सेल्स लेटर की तरह ऑर्गेनाइज होना चाहिए? एप्लीकेशन लेटर, कैरिकुलम वाइटे, रेज्यूमे, या फिर ऑल ऑफ द अबव? आई थिंक इट शुड बी ऑल ऑफ द अबव। सारे ही लेटर्स ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, बट इसमें बोला गया है लाइक सेल्स लेटर, मतलब जैसे सेल्स लेटर लिखते हैं उस तरीके से लिखा होना चाहिए, तो इट विल बी एप्लीकेशन लेटर। कैरिकुलम वाइटे और रेज्यूमे लिखने की
जो टेक्निक्स हैं वो दूसरी हैं, ठीक है। रेज्यूमे लिखने के स्टाइल्स दूसरे हैं, करिकुलम वाइटे लिखने के भी स्टाइल्स दूसरे हैं, बट जैसे सेल्स लेटर लिखते हैं हम वैसे ही एप्लीकेशन लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। अ डैश इज़ ऑल्सो नोन एज अ कवर लेटर। कवर लेटर हम किसे बोलते हैं? एप्लीकेशन लेटर को, ठीक है। एप्लीकेशन लेटर जो एप्लीकेंट लिख रहा होता है उसे हम कवर लेटर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें वो लिखता है कि उसे जॉब के बारे में कहाँ से पता चला और वो जॉब करने में क्यों इंटरेस्टेड है, ठीक है। डैश इज़ अ डॉक्यूमेंट सेंट विथ योर रिज्यूमे टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। स्किल्स के साथ आप जो रिज्यूमे के साथ आप जो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं उसे हम बोलते हैं करिकुलम वाइटे, CV, ठीक है। या जिसको अगर यहाँ पे कवर लेटर लिखा होता तब हम कवर लेटर में CV और रिज्यूमे दोनों अटैच करके भेजते हैं, ठीक है, कभी कभी, एंड कभी कभी दैट इज़ नॉट नीडेड एज वेल, ठीक है, वो डिपेंड करता है। बट करिकुलम वाइटे एक ऐसा एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कि रिज्यूमे के साथ साथ भेजा जाता है थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए या फिर थोड़ी बहुत एडिशनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, स्ट्रेंथ वीकनेसेस वगैरह ये सब शो करने के लिए, ठीक है। सो नाउ दीज वर दी 100 MCQs। कुछ मैं लिंक्स भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एंड उसके बाद बाकी सारी जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट के लिंक, एंड देन जो भी कुछ है लाइक सेमेस्टर 1 में जो पढ़ाया था उनकी प्लेलिस्ट का लिंक तो मैं दे ही दूँगी, बिजनेस कम्युनिकेशन के नाम से है प्लेलिस्ट। तो आप जो टॉपिक्स आपको लग रहा हो कि रह गया है या जो भी कुछ, तो आप उनको प्लीज़ एक बारी गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड नोट्स के लिंक भी मैं टॉपिक वाइज नीचे डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड होप कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ये एग्ज़ाम दोबारा हो रहा है एक तरीके से आप लोगों का, ठीक है, सेम सब्जेक्ट का। एंड येस, प्रेजेंटेशन स्किल्स और नेगोशिएशन स्किल्स वाला वीडियो प्लीज़ देख लेना, एंड स्क्रीन पर भी लगा है और मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। थैंक यू एंड टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब ये तो करना बिल्कुल मत भूलना। आसपास कहीं दिख रहा होगा इजी नोट्स का बटन।